हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरण के जो विभिन्न अधिनियम है उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत के अंदर जो है पर्यावरण को लेकर सदा से ही जो है काफ़ी सजगता और जागरूकता रही है और हम जो है हमेशा से ही जो है अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे दैनिक रीति रिवाजों को, संस्कृतियों को जो है अपनाए हुए हैं जो सदा से जो सदा के लिए जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। आज भी भारत के अंदर जो है नदियों को देवी माना जाता है और जल को जो है देवता माना जाता है और इनको देवी और देवता मान करके पूजा की जाती है। गंगा को हम माता बोलते हैं। तो ये सब दिखाता है कि हम जो है पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से और कितने जो है गंभीरता के साथ में जो है सजग हैं और पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं। ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य है, उसको भी हम जो है देवता मान करके पूजते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है देखते हैं कि भी भारत के अंदर जो है हमारे जो रीति रिवाज है वो पर्यावरण को बचाने में बड़ी मदद करते हैं और शुरू से ही जो भारत है पर्यावरण के सुरक्षा को लेकर के जागरूक रहा है। हमारे यहाँ पर जो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जैसे पीपल है, तुलसी है, बरगद है। इनकी जो है विभिन्न अवसरों के ऊपर पूजा भी की जाती है। तो इस प्रकार जो है भारत जो है जल से लेकर के जो है सूर्य, जो पृथ्वी और विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उन सभी की जो है पूजा करता है, उनको देवी देवताओं की जो है संज्ञा देता आया है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि भारत जो है पर्यावरण के प्रति कितना सजग रहा है हमेशा से ही। किंतु मुगल काल और मध्य काल के अंदर जो है कुछ इस प्रकार से जो है परिस्थितियों में परिवर्तन आया और उसके बाद में ब्रिटिश काल से विशेष रूप से जो पर्यावरण के साधन जो संसाधन थे उनका अति दोहन किया जाने लगा और इसके कारण जो उनको नुकसान पहुंचाया गया और इसी कारण से भारत को जो है भारत का पर्यावरण जो प्रदूषित हुआ उसके अंदर गिरावट आई और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, इसको बचाने के लिए फिर हमें जो है विभिन्न प्रकार के कानून बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। 1972 में स्टॉकहोम के अंदर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो कि पर्यावरण को लेकर के हुआ था कि पर्यावरण के अंदर विकास के कारण जो है विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है उसके कारण गिरावट आ रही है और अगर ये गिरावट इसी प्रकार से जारी रही तो एक समय ऐसा आएगा जो मनुष्य का अस्तित्व इस जो है पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए जो वहाँ जो लोग विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि इकट्ठे हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर मानवता को बचाना है तो हमें पर्यावरण का बचाना होगा, पर्यावरण का संरक्षण करवाना जरूरी होगा और उसके बाद से लेकर के भारत के अंदर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कानून बने हैं। 1976 में भारत के संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत जो है 48A तथा 51AG जो है अनुच्छेद जोड़ा गया और ये जो अनुच्छेद है ये पर्यावरण से संबंधित ही है। इसमें पर्यावरण की रक्षा और नागरिक कर्तव्यों में भी पर्यावरण जो है संरक्षण को शामिल किया गया है और अगर आप 1976 से पहले की बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि पर्यावरण का संरक्षण जो है सरकार के लेवल के ऊपर जो नागरिकों से करवाया जाए। अब हम विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण कानून है उनको जो महत्वपूर्ण कानून है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके अंदर वन्य जीवन सुरक्षा कानून 1972। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कृषि, उद्योग और शहरों के कारण अंधाधुंध पेड़ों को काटा जाने लगा, जिसके कारण इनमें रहने वाले अनेक जो जीव जंतु थे उनकी प्रजातियां या तो लुप्त हो गई है या लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। इसके कारण भारत में जो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया ताकि पर्यावरण जो वन है, वन में रहने वाले जो जीव जंतु है जो उनको जो है बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। तो इस अधिनियम के अंदर जो वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम है उसके मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं वो अपना आप देखेंगे। संकटग्रस्त वन्य जंतुओं की सूची तैयार करना और उनके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, यानी इस प्रकार की जातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, सबसे पहले तो उनकी सूची तैयार करना और फिर उनके शिकार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए जो है अधिकार दिए गए हैं, यानी प्रत्येक जीव जंतु को अधिकार है कि वो जो है अपनी सुरक्षा का जो है हक रखता है और इसी प्रकार से वनस्पतियों को भी कानूनी अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा का हक रखती है। यानी इनको लेकर के कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है कि इस जीव जंतु या इस वनस्पति का ये अधिकार है और ये इसको मिलना चाहिए। इस अधिनियम के अंदर जो है ये व्यवस्था की गई है कि चिड़ियाघर, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की
जो है स्थापना की जाए और लगातार जो इनकी जो है संख्या को बढ़ाया जाए। इसमें जो ये चिड़ियाघर और जो ये राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य बनेंगे उनमें उचित प्रबंधन किया जाए और इनमें विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके लिए सभी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की जो व्यवस्था की जाए। लुप्त हो रही प्रजातियों के अवैध व्यापार पर जो है रोक लगाना भी इस अधिनियम के अंदर शामिल किया गया। लोगों में जागरूकता के लिए वन्य जीवन से होने वाले लाभ के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग जो है तहे दिल से उनका महत्व समझे और उसके बाद में स्वयं जो है उनका संरक्षण करने के लिए आगे आए। वन्य जीवों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नजर रखने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाए और उस प्राधिकरण के क्या क्या कार्य हैं और उसके जो है कौन कौन से अधिकारी ये भी सुनिश्चित किया जाए। इस कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें 1986 और 1991 में और संशोधन किए गए। अब जो ये अधिनियम है वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है उसको 3 से लेकर के 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कानून तोड़ने वालों पर जो 5,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और ये जो है एक साथ सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद अपन है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून 1974। भारत में लगातार बढ़ रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1969 के अंदर जो है एक कानून बनाया गया था। ये कानून इससे पहले ये 1963 के अंदर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो है जल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाया जाए, किंतु 30 नवंबर 1972 को संसद में एक और विधेयक लाया गया जो दोनों संसद जो सदन थे उनमें से पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में 23 मार्च 1974 को लागू किया गया, जो कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून 1974 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। जल को स्वच्छ बनाए रखना और इसके प्रदूषण को रोकना, केंद्रीय और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करना। इसमें बोर्डों को किसी भी उद्योग में प्रवेश करने का अधिकार है कि अगर कोई भी ऐसी औद्योगिक इकाई है जो जल को प्रदूषित कर रही है तो ये जो केंद्रीय और राज्य जो बोर्ड होते हैं ये बिना रोक टोक के कभी भी जो है इन उद्योगों का निरीक्षण कर सकते हैं। उनमें जा कर के जो है वहाँ का जो है निरीक्षण करने के बाद में जो है आगे की अगर उनको लगता है कि प्रदूषण फैला रहे हैं तो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। ये किसी भी औद्योगिक इकाई के जल के सैंपल ले सकते हैं कि उसके आसपास जो जल है वहाँ के सैंपल लिए जा सकते हैं और ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं किसी उद्योग के कारण जो जल प्रदूषित तो नहीं हो रहा। कुओं और नदियों के जल की स्वच्छता को भी बनाए रखना जो है इस कानून का जो है उद्देश्य है। इसमें प्रावधान किया गया है कि कुओं और के जल को स्वच्छ रखा जाए और नदियों के अंदर किसी प्रकार का कोई वेस्टेज ना बहाया जाए ताकि नदियों का जल भी वो स्वच्छ रह सके। जल प्रदूषण को रोकने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसका भी प्रावधान जो है इस कानून के अंदर किया गया है। अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ये अधिकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रशिक्षित होंगे, ज़्यादा ट्रेंड होंगे तो जल प्रदूषण को लेकर के जो है ये अच्छे तरीके से अपने कार्यों को जो अंजाम दे पाएंगे। गंदे पानी को नदियों और नालों के पानी में मिलाने से रोकने का प्रावधान भी जो है इस कानून के अंदर किया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए, ये भी जो इसके अंदर प्रावधान है कि अगर कोई भी उद्योग जो नहीं मानता है लगातार जल प्रदूषण को जो फैला रहा है तो उसके कारण ये अधिकार है कि भी उस उद्योग को सदा के लिए बंद कर दिया जाए। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने की सिफारिश जो ये बोर्ड कर सकते हैं, तो ये भी इस कानून में प्रावधान है। अब इसके बाद सजा और जुर्माना। इसमें अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसको 3 से लेकर के 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। 10,000 रुपये तक का जुर्माना पहली बार अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर लगाया जा सकता है और अगर आगे भी वो उल्लंघन को जारी रखता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है। इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम 1980। भारत में लगातार हो रहे वन विनाश को रोकने के लिए और वनों के विकास के लिए वन संरक्षण 1980 बनाया गया है।
क्योंकि भारत के अंदर जो पेड़ पौधे वो लगातार कम हो रहे हैं। किसी भी देश की आबो हवा को सही बनाए रखने के लिए, वातावरण को सही बनाए रखने के लिए 33% जो है ज़मीन के ऊपर पेड़ पौधे होने ज़रूरी है, लेकिन भारत के अंदर ये जो आंकड़ा है लगभग 20-21% के आसपास में है। तो इसलिए लगातार कम हो रहे वनों को बचाने के लिए तथा वनों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया। इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान है? वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, कि जिस भूमि के ऊपर वन लगा रखे हैं उस भूमि को जो है किसी अन्य कृषि या अन्य कार्यों के अंदर प्रयोग नहीं लाया जा सकता, वहाँ उद्योग नहीं लगाए जा सकते, वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। तो इस प्रकार जो भी गैर वानिकी कार्य है उनमें उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी वन भूमि पर इस कानून के लागू होने के बाद केंद्रीय सरकार की अनुमति से किसी अन्य कार्य को में प्रयोग किया जा सकता है। यानी जैसे हमने ऊपर वाला पहला प्रावधान है कि वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि किसी सरकारी संस्था द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए उस विभाग का प्रबंध निदेशक या उस विभाग का जो उच्चतम अधिकारी है वो जिम्मेवार होगा। यानी प्रबंध निदेशक और उच्चतम अधिकारी की जिम्मेवारी है कि उसके अंडर में जो भी संस्था है उसके अंदर काम करने वाले सभी व्यक्ति जो है इस नियम का पालन करे। अगर उनमें से कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उच्च अधिकारी है या जो प्रबंध निदेशक है वही जिम्मेवार होगा। इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें जो 1988 में जो है संशोधन किया गया। इसके उल्लंघन पर 15 दिन तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद है पर्यावरण वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981। लगातार पेड़ों के काटने के कारण कृषि उद्योग तथा शहरीकरण के कारण वायु का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने के लिए 29 मार्च 1981 को इस कानून को पास किया गया और 16 मई 1981 को ये कानून लागू हो गया। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है लगातार वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और आज ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगर हम हाल ही की घटना देखें तो दिल्ली के अंदर जो है वायु प्रदूषण के कारण बहुत बुरा हाल हुआ था। वहाँ जो है स्कूल तक बंद करने पड़ गए थे इसके कारण। तो अगर यही स्थिति जो है रही तो आगे आने वाले समय में भी हालत काफ़ी नाजुक हो सकते हैं। तो इस बात को 1981 में महसूस किया गया था और तभी जो है इससे संबंधित जो कानून बना दिया गया था। इसके अंदर प्रावधान कौन कौन से वो देखते हैं। मोटर गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाले और गंदगी के स्तर को निर्धारित करना, और अगर कोई भी उस निर्धारित स्तर से अधिक वायु प्रदूषण करता या गंदगी निकालता है तो उसके ऊपर खिलाफ से इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी क्षेत्र को वायु नियंत्रित क्षेत्र घोषित करना, तो इसके अंदर जो क्षेत्र वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जाएगा उस क्षेत्र के अंदर औद्योगिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे क्षेत्र में सरकार की अनुमति के बिना जो है कोई भी औद्योगिक गतिविधि नहीं हो सकती। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के ऊपर बोर्डों की स्थापना करना, उद्योगों का समय समय पर निरीक्षण करना कि वो उचित जो मानक है उनका प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उद्योगों को ऐसे स्थान पर लगाने की अनुमति देना जहां प्रदूषण की संभावना कम से कम हो, यानी जहां पर घनी बस्ती है, घनी बस्ती के आसपास जो है जो प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को लगाने की अनुमति नहीं दी जाती, बल्कि उससे जो है दूर अलग जो है पर्यावरण जो है ऐसी इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। इस कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश भी जो वो ये जो राज्य और के राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड है वो कर सकते हैं। किसी भी उद्योग में प्रवेश करने और वहाँ की वायु का सैंपल लेने का अधिकार जो इन बोर्ड के अधिकारियों को दिया गया है। अब इसके अंदर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो। पहली बार उल्लंघन करने के ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है और अगर ये उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन के हिसाब से आगे 5,000 रुपये का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर कठोर सजा तथा अत्यधिक जुर्माने का प्रावधान भी है। अब है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून। भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई अलग से जो कानून नहीं बनाया गया था। इसके लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो 1981 था उसमें 1987 में संशोधन किया गया और ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को जो है इसमें शामिल कर लिया गया।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया कि अगर राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें चाहे तो इस अधिनियम के तहत जो है वो अलग से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून बना सकती है। इसी प्रावधान यानी 1986 के एक जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उस प्रावधान का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम 2000 पारित किया गया। इसके तहत ध्वनि प्रदूषण को आपराधिक श्रेणी माना गया कि अगर कोई ध्वनि प्रदूषण करेगा तो उसे अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी नियम के तहत जो है ध्वनि का स्तर निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया कि अधिकतम ध्वनि जो है उसका लेवल क्या हो सकता है। इसके तहत जो विभिन्न त्योहारों और उत्सवों के अंदर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रावधान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो भी एक गंभीर चिंता का विषय है, तो उसको रोकने के लिए भी जो है कानून बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो है पर्यावरण को बचाने के लिए जो है अनेक प्रकार के जो है कानून बनाए गए हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जिसको हम जो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।